Very good morning, friends. Today we are going to discuss regarding the EPF and Miscellaneous Provisions Act 1952. I am your friend, your teacher, CS Pankaj Kumar Jha in Corporate Concept Classes. तो आइए दोस्तों, हम लोग Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952 के बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभी आप सभी लोगों को पता होगा, जो खास करके यूपीएससी या गवर्नमेंट एग्जाम से जो है मतलब रखते होंगे, कि ईपीएफओ का अभी एग्जाम्स आने वाला है। हालांकि अभी एग्जाम का डेट अभी नहीं आया हुआ है, फॉर्म वगैरह जो है स्टार्ट हो गए हैं, जिसके थ्रू लोग असिस्टेंट कमिश्नर पीएफ या अदर रैंक के लिए भरेंगे, जिसमें से ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा ये चैप्टर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, लेबर लॉ के जो एग्जाम या लेबर लॉ के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए, कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स जो लॉ एस्पिरेंट्स हैं, तो इन सभी के लिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक के बाद एक करके स्टेप वाइज हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बाकी चैप्टर की तरह पहले इस चैप्टर में भी हम पहले ये देखेंगे कि ये एक्ट आया कहां से, इस एक्ट का पर्पस क्या था, इस एक्ट का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, और उसके बाद फिर फर्दर हम इस एक्ट की जो भी चीजें हैं, इसके प्रोविजंस हैं, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जाएंगे। कुछ केस वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में जो भी कोई क्वेश्चंस आए उसे हम ढंग से समझ सके। इसके अलावा जो एचआर प्रोफेशनल्स हैं या जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं, उनके अपने जॉब में भी इस चीज के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान होगा और उन्हें भी अपने वर्किंग में इससे काफी हेल्प मिल सकता है। तो इस उम्मीद के साथ इस चैप्टर को हम ढंग से समझेंगे और ये हमारा आगे काम आएगा, चाहे एग्जाम के लिए चाहे अपने प्रोफेशन में। तो स्टार्ट करते हैं ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट जो है ये 1952 में आया था, लेकिन हर एक्ट की तरह इस एक्ट का भी कुछ इतिहास रहा है। ये क्यों आया, कब आया, कैसे आया, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ी देसी, सबसे पुरानी जो कंपनी है और सबसे एम्प्लॉय फ्रेंडली जो कंपनी है, जिसे कि हम लोग कहते हैं टाटा। ये टाटा कंपनी जो है, ये यूं ही इस तरह से इसका नाम नहीं हुआ है। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं या जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, अभी हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि टाटा अपने एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचती है, उनके लिए क्या करती है। तो दोस्तों, टाटा कंपनी जो है, इसके जो फाउंडर थे, ही वॉज जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा जो थे, ये एक पारसी कम्युनिटी से थे और ये जो है उस टाइम में, ये बात है 18th सेंचुरी की। ये बाहर से पढ़ के आए हुए थे और इन्होंने अपना बिजनेस महाराष्ट्र में स्टार्ट किया था। और जो हमारे एक्ट्स हैं, जितने भी हमारे एक्ट्स हैं, ये सब 19th सेंचुरी के अप्रॉक्स के हैं, लेकिन जमशेदजी टाटा ने इन सब की नींव 18th सेंचुरी में ही डाल दी थी। और आज आप जितने भी एक्ट्स देख रहे हो, खास करके एम्प्लॉय वेलफेयर के एक्ट्स देख रहे हो, जैसे कि ग्रेचुटी एक्ट है, बोनस एक्ट है, लेसर वर्किंग आवर का पीरियड टाइम है, जो फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह में भी जो है प्रोविजन दिया हुआ है, या ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट है, ये सारे के सारे जितने भी एक्ट्स हैं, इन सब की नींव जो है जमशेदजी टाटा द्वारा ही रखा गया था। एंड इवन वी कैन से दैट ही स्टार्टेड दिस प्रैक्टिस even before the enactment of this act, and you can say that he is the person who founded the stone for these acts, whatever the employees welfare acts like gratuity act and bonus act, whatever we have discussed earlier. So हम सबसे पहले ये चीज जानते हैं कि जमशेदजी टाटा जो था, जो शॉर्ट टर्म वर्किंग और इन सब चीजों का नींव रखा हुआ था, और इसी के बेस पे इन्होंने
ये हमारा ईपीएफ एक्ट 1952 जो है ये आज काम कर रहा है। लेकिन क्या सबसे पहले जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट है इसका कोडिफिकेशन, इसके एक्ट का फॉर्मेशन क्या 1952 में ही हुआ था? तो आंसर है इसका नहीं। इसका आंसर है कि सबसे पहले जो जमशेदजी टाटा का अपना सपना था उस चीज को देखते हुए सबसे पहले प्रोविडेंट फंड एक्ट पास हुआ था एंड दैट वाज इज 1925। इसे जस्ट आपको अपोजिट करना है, ये 1952 है ये, लेकिन पहला एक्ट जो था इसमें मिसलेनियस प्रोविजन बाद में जुड़ा है। ये पहला एक्ट जो था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट ये 1925 हो गया था। 1925 में ये पास किया गया था। 1925 में ईपीएफ एक्ट चल रहा था। इसके बाद जाके 1929 में, अभी हम जो है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में ही चल रहे हैं, तो आपने सबसे पहले देखा क्या 18th सेंचुरी में रतन जो जमशेदजी टाटा थे उन्होंने ये इसका फाउंडिंग स्टोन जो है रखा। उनकी सोच थी इस तरह से और उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में इन चीजों को इंप्लीमेंट करने का टू सम एक्सटेंट स्टार्टिंग कर दिया था। फर्दर जो है इन चीजों को देखते हुए 1925 में एक एक्ट पास हुआ था ब्रिटिश पीरियड के टाइम में, दैट वाज कॉल्ड ईपीएफ एक्ट 1925। फर्दर इन 1929 में रॉयल कमीशन ऑन लेबर जो है इन्होंने इनका एम्फेसिस था, इन्होंने एक स्ट्रेस दिया था कि प्रोविडेंट फंड जो है, प्रोविडेंट फंड जो इंडस्ट्रियल लेबर है, इंडस्ट्रियल लेबर है, इनके लिए भी होना चाहिए, इनका ये चीज कहना था। और उसके बाद 1948 में एक लेबर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था। लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ, लेबर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था और यहां पे सभी लोगों ने मिलकर जो है इस बात के लिए अपना सहमति जताई। ऑल एग्रीड व्हाट दैट वर्कर शुड बी अंडरटेकन फॉर प्रोविडेंट फंड, यानी कि एक स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होना चाहिए। आज के डेट में भी आप जानते हो कि प्रोविडेंट फंड जो होता है वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड भी है, ईपीएफ के अलावा बाकी जो है सो पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी होता है, तो अलग अलग प्रोविडेंट फंड्स होते हैं। तो इन्होंने ये जो है सो कहा क्या एक स्टैट्यूटरी फंड इस लेबर कॉन्फ्रेंस में जो हुआ था उसके जो भी मेंबर्स थे, जो भी लोग थे, इन सब की एक सहमति थी जो कि 1948 में हेल्ड हुआ था कि एक स्टैट्यूटरी फंड क्रिएट किया जाना चाहिए। और इसके बाद जो कोल माइंस में काम कर रहे थे, कोल माइंस में जो काम कर रहे थे वो कोल माइंस के लिए जो है कोल माइंस प्रोविडेंट फंड स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया। कोल माइंस प्रोविडेंट फंड स्कीम ये 1948 में लॉन्च किया गया। बाद में जब ये किया गया तो ये इसकी बड़ी डिमांड आने लगी। मींस क्या कि ये इसको सभी लोगों ने पसंद किया, जो इसके बेनिफिशियरी थे, जो उसके थिंकर थे, सभी लोगों ने इसको काफी सराहा और सभी लोगों को लगा कि नहीं ये चीज अच्छी बात है और इसका जो है एक्सपेंशन होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए? एक्सपेंशन होना चाहिए। तो एक्सपेंशन के लिए इन्होंने क्या चीज कहा? एक्सपेंशन मींस क्या हुआ कि अदर इंडस्ट्रीज में भी ये एक्ट एप्लीकेबल होनी चाहिए, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तो फर्दर आप ये यहां पे 1948 तक तो ये सारी चीजें हुई। 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए, उसके बाद जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारे रूल्स वगैरह बनने स्टार्ट हुए। कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया कि पार्लियामेंट रूल बना सकता है। तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये स्टेट के को एक डायरेक्टिव दिया गया था। ये डायरेक्टिव क्या दिया गया था कि आप अपने इकोनॉमिक कैपेसिटी के तहत, इकोनॉमिक कैपेसिटी के तहत रिस्पॉन्सिबल है टू मेक इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट एंड अनडिजर्व्ड वार्ड। तो यानी कि कुल मिला के इस बात को जो है सो आप ये चीज समझ लीजिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था
उसमें स्टेट की यह जिम्मेदारी दी गई कि आपके जो सिटीजन्स हैं, आपके जो पब्लिक है, उनकी जरूरतों का ध्यान आप रखेंगे और आप अपनी तरफ से उनके लिए खर्च करेंगे। क्योंकि यहां पे बात क्या किया गया कि इन इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी, यानी कि ओल्ड एज पीपल है, ऑब्वियसली वो तो जो है सो उनके पास तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, सभी को एक ही बार में रोजगार दिया नहीं जा सकता है। तो आप जानते हैं कि बहुत से इस तरह से होते हैं कि बेरोजगारी भत्ता मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, उसके बाद जाके ओल्ड एज अलाउंस मिलता है, जिसको कि जो है ओल्ड एज पेंशन मिलता है, जिसे वृद्धा पेंशन भी कहते हैं, विडो पेंशन मिलता है। तो ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, उन चीजों का जो है सो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। और उसी के तहत हम धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे जो है सो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आया। यहां पे ये चीज देखा गया कि भाई ठीक है कि आप तो उनको दे रहे हैं जिनको आवश्यकता है और जो इस लायक नहीं है कि वो अपनी अर्निंग या अपनी लाइवलीहुड चला सके या अपनी जरूरतें पूरी कर सके। लेकिन आप ऐसा क्यों ना करें कि आज के डेट में जो पर्सन है इस लायक, हु इज एबल टू अर्न हिज लाइवलीहुड एंड हैव सरप्लस अमाउंट्स, देन why we should not make him capable that he will not be dependent in his old age or at the time he is not able to earn his livelihood। यानी कि यह चीज कहा गया कि समझे इसको इस तरह से, एक प्रिकॉशनरी मेजर की बात की गई। प्रिकॉशनरी मेजर की बात क्या करी, बोले कि ठीक है आज के डेट में जो ओल्ड एज है ना, हम उन्हें तो जो है यंग कर नहीं सकते हैं, उन्हें तो जो है इस तरह का नहीं बना सकते हैं कि वो अपनी अर्निंग कर ले। लेकिन whoever is young today, जो आज के डेट में यंग है, जो आज के डेट में यंग है, and he is also earning his livelihood and he can deduct his some expenses and he will be able to save some money for his rainy days। यानी कि जब उनके जो मुश्किलों के समय आएंगे, जब वो ओल्ड एज का समय आएगा, तब ये पैसा उनके जरूरत को पूरा करेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस ईपीएफ जैसे टर्म का, कॉन्सेप्ट का जो इवोल्यूशन हुआ है। हाँ, इसमें यह चीज किया गया कि द एम्प्लॉय विल ऑल्सो सेव सम मनी एज वेल एज द एम्प्लॉयर विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट फॉर दैट। तो ये ईपीएफ एक्ट तो अलग है, इससे पहले जो है सो पेंशन फंड से या इससे पहले जो है ईपीएफ एक्ट से पहले अब हर जगह पे ये तो इंडस्ट्रीज में बेसिकली लागू होते हैं। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली इंडस्ट्रीज में लागू होते हैं। लेकिन जो प्योर गवर्नमेंट्स वगैरह हैं, जो आगे हम देखेंगे प्योर गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उनके यहाँ ईपीएफ एक्ट नहीं होता है। लेकिन उनके वहां पे पेंशन स्कीम वगैरह, ओल्ड एज पेंशन स्कीम वगैरह होता है और इस वजह से उनको कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ईपीएफ का इनमें एम्प्लॉयर नहीं करता है, बल्कि उनका अपना कंट्रीब्यूशन रहता है और उन्हें ओल्ड एज पेंशन दिया जाता है। तो ये जो इकोनॉमिक कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक कैपेसिटी के तहत इनको कम करना था और फर्दर जो है सो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ईपीएफ एक्ट जैसे एक्ट का इवोल्यूशन हुआ और इसकी जरूरत पड़ी। और अकॉर्डिंगली 1951 में ईपीएफ एक्ट, ऑब्वियसली पहले एक्ट से पहले ऑर्डिनेंस आता है, तो 1951 में ईपीएफ ऑर्डिनेंस जो प्रोमulgate किया गया और फर्दर व्हिच केम इनटू इफेक्ट ऑन 15 नवंबर 1951। ये 15 नवंबर 1951 को ये ऑर्डिनेंस जो आया और फर्दर इसे जो है क्या किया गया, फर्दर इसे 1952 में इस एक्ट को, इस ऑर्डिनेंस को एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। क्यों, किसी एक्ट के बनने से पहले जो ऑर्डिनेंस होता है और 1950 ये ऑर्डिनेंस जो है ईपीएफ एक्ट मिसलेनियस ने इसे रिप्लेस कर दिया, इस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस कर दिया इस एक्ट ने 1952 में। और इस एक्ट का जो टेरिटरी हुआ, इस एक्ट का जो जुरिस्डिक्शन हुआ वो होल इंडिया हुआ एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। कब? इन 1952। तो 1952 में इस एक्ट का जो है ये पूरा का पूरा इंडिया में जो है सो ये एक्ट लागू हो गया। लेकिन कहां पे और किसके लिए लागू हुआ? इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लागू हुआ और
कहां नहीं लागू हुआ इवन इन इंडिया? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में क्यों नहीं लागू हुआ? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 जो है वो लागू था और जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का जो दर्जा मिला हुआ था। इस वजह से जम्मू कश्मीर में इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं हुई, वहां पे हर चीज अपना अलग चलता था। लेकिन फर्दर जो है मोदी गवर्नमेंट ने, जो अभी हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, ये सभी आप लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया। 370 यानी कि जिस आर्टिकल की वजह से जो, यानी एक चीज आप समझ, जो कि जो प्रिविलेज था कि नॉर्मल जो भी पूरे हिंदुस्तान में जो कानून लागू हो रहा था वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हो रहा था, वो प्रोविजन खत्म हो गया। तो वो प्रोविजन जैसे ही आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, वैसे ही क्या होने लगा कि उसके बाद से ये इस एक्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन था वो जम्मू कश्मीर तक नहीं फैला हुआ था, ये अब वहां भी पहुंच गया। लेकिन जम्मू और कश्मीर में जो ये एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है उसमें कुछ प्रोविजंस जो है थोड़े से डिफरेंस है। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिन ऑर्गेनाइजेशंस पे लागू होगा या नहीं लागू होगा, वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है तो जम्मू कश्मीर के लिए थोड़े से डिफरेंट है, बट लागू अब वहां भी होना है। तो यहां पे क्या चीज है कि ये 1 नवंबर 1952 को आया। पहले जो है सो क्या चीज था ये कि पूरे इंडिया में जो है सो लागू था, जम्मू कश्मीर में नहीं था। आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ये वहां भी लागू हो गया। शुरुआत में क्या ये जिस दिन लागू हुआ था उसी दिन से सभी इंडस्ट्रीज पे लागू हो गया? तो इसका जवाब है नहीं। जब ये 1 नवंबर 1952 को ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आया था, तो स्टार्टिंग में सिर्फ 6 या 7 इंडस्ट्रीज ऐसे थे जिसपे ये लागू हो रहा था। जैसे कि इसमें था सिगरेट, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल एंड जनरल इंजीनियरिंग। फर्दर जो इसमें क्या चीज था, आयरन, स्टील, पेपर एंड टेक्सटाइल। तो इन सब इंडस्ट्रीज पे ये एक्ट एप्लीकेबल हो रहा था, बाकी पे नहीं था। लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम और गवर्नमेंट को ऐसा लगने लगा कि जो नहीं, बाकी भी जो इंडस्ट्रीज हैं उन पे भी ये चीजें लागू, ये एक्ट जो है वो लागू करना है। और मजे की बात ये है कि इस एक्ट के प्रोविजन का कभी किसी ने विरोध नहीं किया कि भाई ईपीएफ हम नहीं लेंगे, ईपीएफ का जो प्रोविजन है वो नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। रीजन भी इट वाज प्योरली फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज। तो ये सब पे जो है ये लागू होने लगा। इस एक्ट के तहत 3 स्कीम क्या क्या चीज है कि इस यहां पे सबसे एक चीज है प्रोविडेंट फंड स्कीम है, पेंशन स्कीम है और इंश्योरेंस स्कीम कह सकते हैं, जिसको ईडीएलआई भी कहा जाता है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। ये 3 स्कीम इसमें जो है वो इसके अंदर है। जिन तीनों को जो है सो आप देखोगे जब एक्ट में हम फर्दर स्टडी करेंगे तो इन तीनों पीएफ स्कीम जो है ये सेक्शन 5 में है, पेंशन स्कीम जो है सेक्शन 6A में है और एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम जो है ये सेक्शन 6C में है। ये 3 सेक्शन है, 3 स्कीम है जो कि इस एक्ट ने ही इसको कवर किया है। तो इसमें होता क्या चीज है कि कंट्रीब्यूशन होता है, कैसे क्या होता है, ये कैसे एडमिनिस्टर होता है, कैसे गवर्न किया जाता है, इसके प्रोसेसेस क्या होंगे, ये सारी चीजें जब हम सेक्शंस को बारी बारी करके देखेंगे तो उसमें डिटेल में हम जाएंगे। फिलहाल अभी ये चीज है कि इसमें क्या क्या कवर होता है। अब बात करते हैं क्या कि ये ईपीएफ एक्ट लागू किस पे होता है। मैं बार बार आपको इससे पहले भी बता रहा था कि ईपीएफ एक्ट लागू जो होगा इंडस्ट्रीज पे होगा। तो ईपीएफ क्या सारी इंडस्ट्री पे लागू होता है? तो आंसर क्या था कि 1 नवंबर 1952 जिस दिन ये एक्ट प्रोमलगेट हुआ था, जिस दिन ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आया था, उस दिन तो 6 या 7 इंडस्ट्री थे। लेकिन आज के डेट में अबाउट 200 इंडस्ट्री या उससे ऊपर जो है ये इसके एरिया में, मतलब उन सबको ये कवर करने लगा है। तो जो ये एक्ट है, एक्ट में इसके अलावा क्या चीज है कि वो इंडस्ट्रीज कौन से होंगे। तो ये इंडस्ट्री जो है, जब आप एक्ट का शेड्यूल 1 देखोगे,
शेड्यूल 1 में लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज दिए हुए हैं, लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज दिए हुए हैं। उन सारी इंडस्ट्रीज को पे ईपीएफ एक्ट एप्लीकेबल होता है। दूसरा क्या चीज कहता है, सिर्फ ये नहीं है कि इस टाइप के इंडस्ट्री होंगे जो शेड्यूल 1 में कवर होंगे तो उसको उस पे ईपीएफ एक्ट एप्लीकेबल होगा। इसके साथ साथ एक दूसरा कंडीशन क्या चीज है, दूसरा कंडीशन है कि उस इंडस्ट्री में 20 इंप्लॉइज होने चाहिए। अब एम्प्लॉई क्या होता है इसको जो है फिर फर्दर देखेंगे। तो उस इंडस्ट्री में 20 इंप्लॉइज होने चाहिए, प्लस वो शेड्यूल 1 में मेंशन हो। तो एक तो ये है कि जो भी इस एक्ट के शेड्यूल 1 में इंडस्ट्री मेंशन है, प्लस उसमें 20 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉई है, तो उस एक्ट इंडस्ट्री पे ईपीएफ एक्ट लागू हो जाएगा। पहली बात। इसके अलावा कह रहा और भी कोई इंडस्ट्री हो सकता है, लेकिन वो कौन सा हो सकता है जिसमें 20 से कम लोग जो काम कर रहे होंगे। तो उसमें क्या कहता है कि और भी जो इसके अलावा जो इंडस्ट्री होंगे कि शेड्यूल एक्ट 1 में नहीं है, 20 से कम लोग भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट निकालेगी, वेदर स्टेट गवर्नमेंट वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एक नोटिफिकेशन निकालेगी, भैया ये इस शेड्यूल से बाहर के हैं, अब जो है यहां पे बाकी दूसरे जो इंडस्ट्री हैं, ये रहे लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री या ये रहे स्पेसिफिक इंडस्ट्री या ये रहा पर्टिकुलर इंडस्ट्री, इन पे भी हम लागू करने जा रहे हैं, ठीक है। और उनको ये चीज मानना पड़ेगा, भले ही वहां पे 20 से कम लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है क्या रातों रात गवर्नमेंट इस तरह का नोटिफिकेशन निकाल सकती है कि ठीक है आज तक जो है सो ये XYZ इंडस्ट्री थे, आज से जो है ABCD, जैसे कि मोदी जी ने क्या किया था, आज रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद, ऐसा नहीं कर सकते। ये एक्ट इस तरह से अलाउ नहीं करता है। ये एक्ट क्या कहता है कि ये एक्ट कहता है कि भैया किसी इंडस्ट्री को आप जो लागू करोगे जिसपे जो शेड्यूल 1 में नहीं है, तो कम से कम 2 महीने की नोटिस आपको देनी होगी। जो नोटिफिकेशन आप इशू करोगे तो यानी कि 2 महीने का टाइम होगा, काफी सारी तैयारियां करनी पड़ेगी, उसे ईपीएफ डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, एम्प्लॉइज का जो है यूएन जनरेट करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो वो सारी चीजें जो है सो करने पड़ेंगे, तो उसके लिए टाइम तो ऑब्वियसली चाहिए ही। तो बोल रहे हैं कि 2 महीना पहले जो है जिस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगी, तो कम से कम 2 महीने पहले नोटिफिकेशन इशू करेगी कि इनको लागू होगा। अब क्या कहता है कि यदि कोई एस्टैब्लिशमेंट है जो कि इस एक्ट में नहीं कवर है, ठीक है, या तो कैसे कवर होगा, या तो शेड्यूल 1 में होगा, या तो क्या होगा, नोटिफिकेशन होगा। तो कहता है क्या कि एक्ट में नहीं कवर्ड है। दूसरी बात क्या, तो क्या होगा, तो वहां पे कहता और मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर अग्री करते हैं, तब सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो होगा वो एक कैन अप्लाई द प्रोविजंस ऑफ इशूइंग, यहां पे नोटिफिकेशन इशू करेगा और इन्हें पे भी ये लागू। भाई अब आप चाहते हो कि अपने एम्प्लॉय की मैं मदद करूं, अपने एम्प्लॉय का बेनिफिट देखूं, और सारे एम्प्लॉय भी चाह रहे हैं कि मैं अपने सैलरी से अपने पैसे कटवाऊं, अपने बुढ़ापे को जो है सुरक्षित करूं, तो क्या दिक्कत है। तो यहां पे कहता है कि जो सेंट्रल फंड कमिश्नर होगा, पीएफ कमिश्नर जो होंगे, उनके पास ये पावर है, वो क्या करेंगे, तो यहां पे लागू कर सकते हैं, कैसे, नोटिफिकेशन इशू करके। दूसरी बात, एक चीज आप यहां पे ध्यान रखेंगे कि एक बार जिस पे ये लागू हो गया उस पे लागू हो गया। जैसे कि एक बार तीर कमान से निकल गया, जैसे है ना कि तीर कमान से प्राण शरीर से बात जुबान से निकलने के बाद नहीं लौटता, वैसे ही क्या चीज कहा गया, पीएफ एक्ट भी उसी की तरह है। एक बार लागू हो गया तो हो गया, भले अब उसके बाद 20 से नीचे एम्प्लॉय आपके हो जाए, अब आप पे लागू है, 18 है, 15 है, 17 है, जितने भी लोग एम्प्लॉय है, सबका पीएफ डिडक्शन चलता रहेगा, कंट्रीब्यूशन
चलता रहेगा। अब बात आती है क्या, ये चीज तो आपने देखा कि कौन सी इंडस्ट्री है, कब ये जो है सो लागू हुआ था। अब बात क्या आती है, अब बात आती है कि एम्प्लॉय जो होते हैं, एम्प्लॉय तो हर तरह के होते हैं, रेगुलर एम्प्लॉय भी होते हैं, परमानेंट एम्प्लॉय भी होते हैं, टेम्पररी एम्प्लॉय भी होते हैं, मतलब जो भी कह लें आप एम्प्लॉय होते हैं। तो क्या कैजुअल जो होंगे, कैजुअल या टेम्पररी, टेम्पररी वर्कमैन जो है उन पे ये चीज लागू होगा, यानी कि उसको एम्प्लॉय में आप कवर करोगे या नहीं करोगे। तो यहां पे सबसे बड़ी बात क्या चीज है, कैजुअल एम्प्लॉय कहते किसको है। तो यहां पे क्या कहता है कि यदि किसी पर्सन को आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एम्प्लॉय करते हो तो उसे क्या चीज कहा जाएगा, यहां पे शुड बी कंसीडर्ड एज द पर्सन एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, यानी कि ईपीएफ एक्ट में उसे एम्प्लॉय ट्रीट किया जाएगा, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ध्यान रखेंगे कि जैसे मान लेते हैं क्या कि हमारे यहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है, कोई टेक्सटाइल या कोई भी प्रोडक्ट मान लेते हैं कि प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर करते हो, उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए आपको जो भी प्रोसेसेज होते हैं, कि जैसे ये हो गया कि आरएम वगैरह आप कलेक्ट करते हो, फिर उसे सॉर्ट करते हो, फिर सॉर्ट करने के बाद उसे जो प्रोसेस करते हो, प्रोसेस करने के बाद फिर आप मैन्युफैक्चरिंग में डालते हो, फिर पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग भी जो प्राइमरी होगी, फिर सेकेंडरी होगा, वो सारी चीजें जो होती है। तो इन प्रोसेस के लिए जो रॉ मटेरियल है या जो ये तो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया, क्योंकि भाई ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, जो इंडस्ट्री है इसमें ये सब काम हमेशा होता ही है। तो इन पर्पसेस के लिए यदि आप किसी को कैजुअल या टेम्पररी एम्प्लॉय करते हो तो उसे भी कंसीडर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ ईपीएफ एज एन एम्प्लॉय। लेकिन यदि किसी को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप एम्प्लॉय करते हो, किस चीज के लिए, कुछ अर्जेंट नेसेसिटी आ गई, जैसे मान लेते हैं क्या हुआ कि आपके पास अचानक से जो है सो बहुत सारा जो डिस्पैच करना है, तो आपने 5 दिन के लिए जो है 500 लेबर मंगा ली है, क्योंकि आपको बहुत अर्जेंट है कि इसको करना है। तो क्या उनको कवर करेंगे, तो नहीं जी, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आपका नहीं है। ऐसे केसेस में यदि अर्जेंट बेसिस के लिए आप मंगाते हो, देन दीज इंप्लॉइज हैव नॉट बी कवर्ड। तो इसमें जो है तो एक केस भी था, बीकानेर कोल्ड स्टोरेज कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीजनल पीएफ कमिश्नर का। तो इसमें भी यही चीज डिसाइड हुआ था कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में यदि आप हायर करते हो तो ठीक है, लेकिन अर्जेंट बेसिस के लिए आप करोगे तो उसको जो है सो यहां पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। कुछ ऐसे एस्टैब्लिशमेंट है, ये तो हमने देखा कि जो एस्टैब्लिशमेंट या इंडस्ट्री जो है उन पे जिन पे लागू होता है उनकी बात की। कौन से ऐसे एस्टैब्लिशमेंट है जिन पे नहीं लागू होगा ये एक्ट, कुछ ऐसे भी एस्टैब्लिशमेंट हैं जिन पे ये एक्ट नहीं लागू होता है। तो वो कौन से ऐसे एस्टैब्लिशमेंट हैं, तो सबसे पहला क्या चीज कहता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, एस्टैब्लिशमेंट अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट और स्टेट लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब कि जो सो सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें लेस देन 50 वर्कर काम कर रहे हैं, 50 वर्किंग एम्प्लॉय जो है काम कर रहे हैं, और जो कि क्या कहते हैं, विदाउट एड ऑफ पावर, विदाउट एड ऑफ पावर यानी कि मैनुअल वर्किंग है और 50 से नीचे लोग काम कर रहे हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर काम कर रहा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन पे ईपीएफ एक्ट नहीं लागू होगा। ये चीज है। दूसरी बात क्या कहते हैं, टू एनी एस्टैब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू और अंडर कंट्रोल ऑफ व्हाट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट and whose employees are entitled to benefit of contributory provident fund और old age pension। अब ये कौन होते हैं, जैसे कि प्योर गवर्नमेंट के टीचर्स वगैरह हैं, या हर डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले लोग हैं वो हो गए,
मिनिस्ट्री वगैरह, मतलब कि कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि जिसको कहा जाता है ना कि प्योर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्योर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक लेमैन लैंग्वेज में, उन सब पे ये एक्ट नहीं लागू होता है, बशर्ते कि वहां पे ओल्ड एज पेंशन का स्कीम लागू हो और कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जो कि आप देखते हैं कि वहां पे क्या होता है कि वहां पे ये 12% वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वहां पे जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं का 12% वहां पे डिपॉजिट होता है, और रिटायरमेंट के बाद तो सरकारी नौकरी वाले होते हैं ना निश्चिंत, बच्चे जो है ये जो सोचेंगे जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, कारण क्या चीज है कि वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है, उनको तो पेंशन अच्छा खासा 50-50 हजार रुपया आराम से मिलते रहते हैं, बुढ़ापा बड़े मजे से कटते रहता है। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस पे ये ईपीएफ एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा क्या कहता है कि यहां पे सीधी सी बात ये चीज हो गया, अंडर कंट्रोल हुज बेनिफिट ऑफ कंट्रीब्यूटिव प्रोविडेंट फंड, यानी कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके अंडर जो भी काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, स्टेट या, लेकिन उसमें 50 से कम लोग जो है सो काम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या चीज होगा कि वहां पे ईपीएफ एक्ट नहीं लागू होगा। इसके अलावा यदि किसी गवर्नमेंट को लगता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है क्या कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत बढ़िया नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बढ़िया नहीं है, तो ऐसे केसेस में उन ऑर्गेनाइजेशन को, भले ही वो शेड्यूल में मेंशन हो, भले ही वहां पे 20 या से ज्यादा काम कर रहे हो, बट इट डिपेंड्स ऑन द प्रूडेंस ऑफ द गवर्नमेंट, वेदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्या करेंगे, नोटिफिकेशन इशू करेंगे। जैसे किसी को नोटिफिकेशन इशू करके डाला जा सकता है, वैसे ही नोटिफिकेशन इशू करके किसी को छोड़ा भी जा सकता है, एग्जेम्प्ट भी किया जा सकता है। तो किसी का फाइनेंशियल पोजीशन, तो उस केस में भी क्या कर देंगे कि किसी एस्टैब्लिशमेंट को या क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट को क्या कर सकते हैं, उन्हें कुछ पीरियड के लिए इनको एग्जेम्पशन दिया जा सकता है कि ठीक है आपको अभी पीएफ कंट्रीब्यूट नहीं करना है। तो ये चीजें क्या थी कि ये चीजें जो है हमारा जो था वो बेसिक चीजें थी ईपीएफ एक्ट के बारे में। तो एक बार हम इस ईपीएफ एक्ट के बारे में स्टार्टिंग से जो है देख लेते हैं, क्या चीज हमने पढ़ा कि देखिए हिस्ट्री की बात करें, इसके हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन की बात करें तो स्पीडली जो है सब एक बार गो थ्रू हो जाते हैं कि सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि 18th सेंचुरी में जमशेद जी टाटा जो थे वो एक विजनरी थे और एम्प्लॉय वेलफेयर का उनका सबसे बड़ा ध्यान रहता था। तो उन्होंने बहुत सारे हमारे एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए जो एक्ट्स हैं, जैसे कि शॉर्टर वर्किंग आवर्स हो गए, जो उसके बाद जो फैक्ट्रीज एक्ट में आज आप देखते हो, बोनस एक्ट हो गया, ग्रेचुटी एक्ट हो गया, इसी तरह से ईपीएफ एक्ट हो गया, ये सारी चीजें जो है उन्हीं की सोच की देन है, क्योंकि ये एक्ट तो आज बाद में आया, उन्होंने जो अपना इंडस्ट्री स्टार्ट किया हुआ था वो उन चीजों को पहले ही अपने यहां पे लागू कर रहे थे। तो 18th सेंचुरी में ये चीज हुआ था। उसके बाद फर्दर क्या चीज हुआ, तो 1925 में जो है यहां पे क्या चीज हुआ कि एक एक्ट जो है बना था जिसको कि ईपीएफ एक्ट कहा जाता है, और 1929 में रॉयल कमीशन ऑफ लेबर जो है इस चीज के लिए उन्हें जरूरत लगी कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनके वेलफेयर के लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए, और इस वजह से उन्होंने कहा एक फंड क्रिएट किया जाना चाहिए जिसे कि प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। और इसका हिंदी भी अभी आप जाने तो बिल्कुल क्लियर है, ये प्रोविडेंट फंड को हिंदी में क्या कहते हैं, भविष्य निधि। तो भविष्य निधि क्रिएट किया जाना चाहिए, और उसके बाद जाके ये चीज कंसेप्ट में है। 1929 के बाद क्या हुआ, 1948 में लेबर कॉन्फ्रेंस किया गया, और उसमें सभी लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि 1948 में सभी लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि सिंपली एक ही चीज है कि इस तरह का फंड जो है वो क्रिएट होना चाहिए। फर्दर 1948 के बाद जाकर के 1951 में एक ऑर्डिनेंस पास किया गया जिसको कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कहते हैं, और फर्दर आफ्टर दैट 1952 में 1 नवंबर 1952 को ये एक्ट जो है वो प्रोमulgate हो गया, और ये एक्ट अपने एग्जिस्टेंस में आ गया। तो ये सारी चीजें थी कि ये एक्ट आया कैसे।
इसके बाद जाके और ये एक्ट का जो है सो जो प्रोविजन दिया हुआ था वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में जो है सो दिया गया था, जिसमें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भैया आपको जो है कि जो भी लोग हैं, विकर सेक्शन है या जो इस तरह के लोग हैं, जो ओल्ड एज लोग हैं, उनके जो है इकोनॉमिक, अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के तहत ध्यान में रखते हुए उनके सुविधा के लिए, उनके सुरक्षा के लिए आपको काम करना है। और उसी के राइट के तहत ये 1952 का ये एक्ट जो आया हुआ था। ये एक्ट स्टार्टिंग में क्या था, होल इंडिया में जो एप्लीकेबल था, लेकिन एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर के अलावा। जम्मू कश्मीर के में जो ये था रीजन, वहां पे था आर्टिकल 372 से स्पेशल स्टेट का प्रिविलेज मिला हुआ था। लेकिन फर्दर आई थिंक 2019 में 370 का जो है सो एब्रोगेशन हुआ, और एब्रोगेशन होने के बाद जम्मू कश्मीर में भी ये एप्लीकेबल हो गया है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ, कुछ डिफरेंट प्रोविजंस के साथ। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बेसिक एलिजिबिलिटी में जो है सो कुछ, एप्लीकेबिलिटी में थोड़े से डिफरेंसेस हैं। तो ये चीजें जो स्टार्टिंग में ये ईपीएफ एक्ट जो थे 6 या 7 इंडस्ट्री पे ही एप्लीकेबल थे, जैसे कि सिगरेट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, पेपर हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, ये मशीन हो गए, तो इन्हीं इंडस्ट्रीज पे एप्लीकेबल थे। लेकिन बाद में ये बढ़ते बढ़ते आज के डेट में 200 से ऊपर की इंडस्ट्री, यानी लगभग आप कहें तो सारे इंडस्ट्रीज पे ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया है। इस एक्ट के तहत 3 स्कीम है। पहला क्या चीज है, प्रोविडेंट फंड स्कीम अंडर सेक्शन 5। उसके बाद दूसरा कौन सा है कि पेंशन स्कीम है अंडर सेक्शन 6A, एंड फर्दर जो है सो एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम है अंडर सेक्शन 6C। तो ये 3 स्कीम जो है सो इस एक्ट के द्वारा कवर्ड होते हैं। इसके बाद जाके फिर हमने देखा क्या कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन एक्ट दैट इज अंडर सेक्शन 13, जिसमें कहा गया है कि कोई ऐसा एस्टैब्लिशमेंट जो कि फैक्ट्री है और जो शेड्यूल 1 में स्पेसिफाई किया गया है और वहां पे 20 एवं या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, तो इस पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा। यदि कोई ऐसा भी एस्टैब्लिशमेंट है जहां पे 20 से कम लोग काम करते हैं, तो वहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिसके अंडर ये होगा, वो जो है एक नोटिफिकेशन निकाल करके उन्हें लगता है तो उस पर भी जो है सो ये लागू कर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन निकलेगा वो कम से कम 2 महीना पहले ये नोटिफिकेशन निकलेगा और उसके बाद जाके ये इस पे एप्लीकेबल होगा। ये एक्ट एप्लीकेबल किस पे नहीं होता है, तो एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है कोई भी यदि ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टैब्लिशमेंट है जो कि स्टेट या सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है और जहां पे विदाउट द एड ऑफ पावर काम होता है, 50 से कम लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पे जो है ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। या जहां पे प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, ओल्ड एज पेंशन का है, जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस में यूजुअली ये चीज होता है, तो वहां पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। फर्दर ये चीज है कि क्या कैजुअल एम्प्लॉय, टेम्पररी वर्कमैन को जो आप एम्प्लॉय में कंसीडर करेंगे तो करेंगे, लेकिन किसके लिए, जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एंगेज किए जाते हैं तो उनको ये करेंगे। जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होते हैं, जो अर्जेंट बेसिस पे फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए यदि इनको एम्प्लॉय किया जाता है तो वो इसमें नहीं काउंट किए जाएंगे। तो दूसरी बात ये चीज है कि यदि गवर्नमेंट को लगता है किसी एस्टैब्लिशमेंट या क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट को कि उनके फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए, तो वो नोटिफिकेशन इशू करके इनको एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं कि ठीक है अभी इस पे एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। तो ये हमने बेसिक ईपीएफ एक्ट एंड एमपी एक्ट के बारे में पढ़ा। अब हम चलेंगे, ये तो इसका हिस्ट्री कह सकते हैं या एप्लीकेबिलिटी कह सकते हैं, अब हम पढ़ेंगे इसके डेफिनेशंस एंड अदर प्रोविजंस को, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ते हैं। फॉर अ टाइम बीइंग we will take a short break and then we will start the new class. We will come here in the includes. I hope that whatever I have discussed here, you people get it very clearly. In case you people have any query, then please write us on our YouTube channel in comment section or on our email ID, that is ccc.pkjha@gmail.com, and फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।